हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर चल रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण चल रहा है बच्चों। तो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण के अंतर्गत हमने आपको CO समूह में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही योग अपक्रिया पढ़ाया था। फिर CO समूह में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ाया था। फिर हमने तीसरा पढ़ाया जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया। चौथा मैंने पढ़ाया आपको अपचयन अपक्रिया। और आज हम आपको 5वां हेडिंग ले रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया भी था। तो आज हम 5वां हेडिंग ले रहे हैं, एल्किल या एरिल प्रतिस्थापन की अपक्रियाएं। तो हमारा एल्डिहाइड तथा कीटोन का रासायनिक गुण पार्ट 5, एल्डिहाइड तथा कीटोन का रासायनिक गुण भाग 5 का हेडिंग है एल्किल या एरिल प्रतिस्थापन की अपक्रियाएं। मतलब एल्किल और एरिल में होने वाली प्रतिस्थापन की अपक्रियाएं आपको सिखाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल समूह जो होता है वो एल्केन के जैसा होता है, और एल्केन में जो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। और बच्चों, एरिल हैलाइड में और एरिल कीटोन में एरिल हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि एरिल हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, ये आपको मालूम है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अपक्रिया संपन्न होगी, जैसा कि मैंने एल्केन में पढ़ा था, हैलोजनीकरण पढ़ा था। तो वही बात यहाँ एल्किल हैलाइडों में भी होगा और एल्किल युक्त कीटोन में भी होगा, वही क्रिया होगी। और एरोमेटिक एल्डिहाइडों में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होगा, और एरोमेटिक कीटोन में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो बच्चों, आप यहाँ ध्यान से सुनिए कि हमारे पास एल्डिहाइड में एक फॉर्मल्डिहाइड यौगिक है। एल्डिहाइड में एक यौगिक है फॉर्मल्डिहाइड, जिसका सूत्र है HCHO। तो HCHO में तो कोई एल्किल समूह या एरिल समूह नहीं आता है। तो फॉर्मल्डिहाइड में एल्किल समूह अथवा एरिल समूह की जो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होंगी, ये 5वें पार्ट की अपक्रिया जो हम आपको बताएंगे, यह सभी अपक्रियाएं फॉर्मल्डिहाइड में तो नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में एल्किल समूह अथवा एरिल समूह उपस्थित नहीं है। अतः यह अपक्रिया फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होती हैं। अब बच्चों, आता है हमारे पास, आगे हम लेते हैं, हमारे पास आता है एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन में एल्किल समूह उपस्थित होता है। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा एलिफैटिक कीटोन में कौन समूह उपस्थित होता है? एल्किल समूह उपस्थित होता है बच्चों। तो एल्किल समूह उपस्थित होता है, अतः इसमें हैलोजनीकरण की अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? हैलोजनीकरण की अपक्रिया होती है, क्योंकि एल्किल समूह हमारा एल्केन से आता है। तो एल्केन से आता है, इसलिए हैलोजनीकरण की अपक्रिया होती है। अर्थात एलिफैटिक एल्डिहाइड में, एलिफैटिक कीटोन में कौन सी क्रिया होगी? एल्किल समूह में कौन सी अपक्रिया होगी? हैलोजनीकरण की अपक्रिया होगी। जबकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा एरोमेटिक कीटोन में बेंजीन वलय पाया जाता है। आपको मालूम होगा, बेंजीन वलय पाया जाता है। तो बेंजीन वलय पाया जाता है, तो इसमें बेंजीन वलय की अपक्रियाएं होंगी। तो बेंजीन वलय की अपक्रिया मैंने आपको क्लोरोबेंजीन में भी पढ़ाया था और फिनॉल में भी पढ़ाया था। तो यहाँ एरोमेटिक कीटोन में और एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी बेंजीन वलय की अपक्रिया मैं आपको पढ़ाऊंगा। अर्थात इस अपक्रिया को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट ए कर लेते हैं, जिसमें हम एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन में हैलोजनीकरण की अपक्रिया बताएंगे, और बी पार्ट में आपको एरोमेटिक कीटोन तथा एरोमेटिक एल्डिहाइड के बेंजीन वलय की अपक्रिया बता देंगे। तो आज हम अब ये पहला पार्ट आपको समझा रहे हैं, ए पार्ट। उसकी हेडिंग क्या होगा बच्चों? एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन में हैलोजनीकरण की अपक्रिया, हैलोजिनेशन की अपक्रिया। तो बच्चों, इसमें ध्यान से सुनिए, अपक्रिया हमारे पास क्या होगा। पहला पार्ट हम लेते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में
अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड तथा कीटोन में क्लोरीन अणु से या ब्रोमीन अणु से अवक्रिया करते हैं तो अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। जैसे बच्चों यहाँ हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एसिड की उपस्थिति में क्लोरीन अणु से कराएंगे तो हमारा बनेगा अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड और HCl हमारा बाहर हो जाएगा। मतलब CHO समूह के बाद वाला ही एल्किल समूह है, जो ये CH3 है यह एल्किल समूह है। तो इस एल्किल समूह से एक हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो CH3 के जगह CH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा वह एक क्लोरीन से मिलकर HCl बना के बाहर हो जाएगा। तो जब हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन अणु से कराएंगे एसिटिक अम्ल के उपस्थिति में तो हमारा अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड उत्पाद बनेगा और HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यदि हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया अगर हम ब्रोमीन अणु Br2 अणु से कराते हैं एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में तो जैसे हमारा क्लोरीनीकरण हुआ उसी प्रकार हमारा ब्रोमीनीकरण होगा। तो उत्पाद हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, अल्फा क्लोरो में एसिटल्डिहाइड बना था, यहाँ क्या बनेगा अल्फा ब्रोमो एसिटल्डिहाइड और HBr बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यदि हम एसीटोन लें और एसीटोन का क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण कराएं तो एसीटोन में बच्चों हमारे पास 2 ठो एल्किल समूह है। जैसे हमें यहाँ एलिफैटिक कीटोन में उदाहरण लिए एसीटोन, तो एसीटोन में हमारे पास कै ठो एल्किल समूह है, 2 ठो। एक एल्किल समूह CH3 समूह इधर है और एक ठो एल्किल समूह CH3 समूह इधर है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, तो 2 एल्किल समूह है। तो 2 एल्किल समूह है, अगर इसका हम ब्रोमीनीकरण करेंगे एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण करेंगे तो पहले चाहे इधर का हाइड्रोजन विस्थापित होगा। तो जैसे मान लीजिए इसको हम अल्फा मान लेंगे तो इसको अल्फा डैश, इधर वाले एल्किल के कार्बन को अल्फा कार्बन मान लें तो इधर वाले एल्किल के कार्बन को अल्फा डैश एल्किल समूह का कार्बन हो जाएगा। अब ब्रोमीनीकरण करेंगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो हो जाएगा BrCH2 और उधर COCH3 रहेगा ही, और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ब्रोमीन आपस में मिलकर के हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकाल लेगा। तो यदि हम एसीटोन की क्रिया ब्रोमीन अणु से कराएं एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में तो क्या उत्पाद बनेगा, यहाँ ब्रोमीनीकरण हो जाएगा और उत्पाद बनेगा अल्फा ब्रोमो एसीटोन और HBr बनेगा। इसी प्रकार यदि हम एसीटोन का क्रिया क्लोरीन अणु से कराएं एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में तो एसीटोन की क्रिया का क्लोरीन से अणु से कराएंगे तो क्लोरीनीकरण कहलाएगा। तो क्या उत्पाद बनेगा, अल्फा क्लोरो एसीटोन बनेगा और HCl हमारा बाहर हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया हुई किसकी, एलिफैटिक एल्डिहाइड का हैलोजनीकरण और एलिफैटिक कीटोन का हैलोजनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको पहला अभिक्रिया पढ़ा दिया। अब दूसरी अभिक्रिया है, हम लेते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया लेते हैं। अब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया कैसी है, यह अभिक्रिया हैलोजन क्लोरीन अणु अथवा ब्रोमीन अणु के अधिक के साथ कराने पर, माने जब हम एल्डिहाइड की क्रिया अथवा कीटोन की क्रिया क्लोरीन अणु के और ब्रोमीन अणु के अधिक के साथ अभिक्रिया कराएं। अधिक के साथ मतलब क्लोरीन अणु और ब्रोमीन अणु की मात्रा अधिक है, तो जब अधिक है तो उसको अधिक के बोलेंगे। तो अगर हम एल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन अणु के अधिक में कराएंगे तो पहले अल्फा क्लोरो बनेगा, फिर एक क्लोरीन और आएगा, फिर एक क्लोरीन और आएगा। तो मतलब हमारा कहने का अर्थ यह है कि एसिटल्डिहाइड में जो एक ठो CH3 है और इस एल्किल समूह में 3 कार्बन है, तो इस एल्किल समूह का तीनों कार्बन क्लोरीन अणु की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो एक एसिटल्डिहाइड का ये तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन अणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बना लेता है, जिसको हम क्लोरल कहते हैं। देखिए बच्चों कैसे होगा, CH3 CHO प्लस Cl2, तो हमारे पास एक HCl निकल जाएगा, एक उत्पाद बन जाएगा मोनोक्लोरो एसिटल्डिहाइड बन गया Cl CH2 CHO। फिर क्लोरीन अणु से क्रिया करा देंगे तो फिर HCl बाद निकल जाएगा और उत्पाद बन जाएगा डाई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, और फिर क्लोरीन अणु से अब क्रिया करा देंगे तो अंत में हमारा क्या बन जाएगा, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको हम क्लोरल कहते हैं। तो अगर हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन अणु के अधिक के साथ करा दें तो हमें ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड अर्थात क्लोरल की प्राप्ति हो जाती है।
तो बच्चों ध्यान रखेंगे, आपको हमने पीछे क्लोरोफॉर्म बनाने ते समय यह अभिक्रिया पढ़ाया भी था। तो अगर हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया 3 अणु क्लोरीन अणु से कराएंगे, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में 3 अणु क्लोरीन से करा दें, अर्थात एक्सेस मात्रा में क्लोरीन अणु से अभिक्रिया करा दें, तो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड क्लोरल प्राप्त हो जाता है और HCl हमारा बाहर हो जाता है। तो एक प्रकार की अभिक्रिया ऐसी होती है, और एक प्रकार की अभिक्रिया में केवल एक ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो एसिटल्डिहाइड बनाता है। तो जैसे हमारा यह एसिटल्डिहाइड क्रिया करता है बच्चों, इसी प्रकार से हमारा कीटोन भी क्रिया करता है। तो यदि हम कीटोन की क्रिया देखिए, हमने कीटोन के साथ कराया, यदि हम एसीटोन कीटोन में, एलिफैटिक कीटोन में हमने क्या लिया, हमने लिया एसीटोन जिसका सूत्र है CH3COCH3। तो एसीटोन की क्रिया अगर हम क्लोरीन अणु से कराएं एक्सेस मात्रा में तो क्या बनेगा, पहले मोनोक्लोरो एसीटोन बनेगा और क्लोरीन HCl बाहर हो जाएगा। फिर मोनोक्लोरो एसीटोन की क्रिया फिर Cl2 अणु से करा देंगे तब डाईक्लोरो एसीटोन बन जाएगा। अब डाईक्लोरो एसीटोन की क्रिया फिर क्लोरीन अणु से करा देंगे तब ट्राईक्लोरो एसीटोन बन जाएगा। अर्थात बच्चों यदि हम एसीटोन की क्रिया 3 अणु क्लोरीन से करा दें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में तो हमारा ट्राईक्लोरो एसीटोन उत्पाद बन जाता है। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड में और एलिफैटिक कीटोन में एल्किल समूह की अभिक्रिया ऐसे ही होती है, हैलोजनीकरण होता है। यही एक अभिक्रिया है जो मैंने आपको बता दिया। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, मोनोहैलो एसीटोन या मोनोहैलो एल्डिहाइड बनता है। दूसरा मैंने बता दिया कि यदि क्लोरीन अणु अथवा ब्रोमीन अणु की अधिक्य के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया कराएंगे तो ट्राईक्लोरो बनेगा, मतलब सभी हाइड्रोजन जो 3 हाइड्रोजन है वो तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे और ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड क्लोरल अथवा ट्राईक्लोरो एसीटोन उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो यह है एल्डिहाइड और कीटोन की एल्किल समूह की अभिक्रिया। अब बच्चों बी पार्ट हम लेते हैं। बी पार्ट क्या है, तो बी पार्ट में हमारे पास बच्चों है कि यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड लें और एरोमेटिक कीटोन लें तो एरोमेटिक की एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन में बेंजीन वलय पाया जाता है, तो उसमें बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ बी पार्ट में हमने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन में बेंजीन वलय पाया जाता है, इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन में बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बेंजीन वलय में प्रतिस्थापन अभिक्रिया बच्चों कौन सा होता है, तो आपको मालूम है पहले से ही हमने आपको बेंजीन पढ़ाया था। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, इसलिए बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो बेंजीन वलय में सदैव इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH में एरोमेटिक एल्डिहाइड में CHO समूह के साथ बेंजीन वलय हमारा लगा हुआ है, तो इस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास एरोमेटिक कीटोन में, तो एरोमेटिक कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है और उसी से हमारे पास बेंजीन वलय लगा हुआ है। तो बेंजीन वलय एरोमेटिक कीटोन में भी है, तो एरोमेटिक कीटोन में भी बेंजीन वलय है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी। ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये हमारा एरोमेटिक कीटोन है। तो एरोमेटिक कीटोन में भी बेंजीन वलय है, एरोमेटिक कीटोन में भी बेंजीन वलय है और एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी बेंजीन वलय है। तो दोनों में बेंजीन वलय है, तो दोनों में बेंजीन वलय में अभिक्रिया होगी। तो बेंजीन वलय में कौन सी अभिक्रिया होती है, हमने आपको पहले से ही बताया है कि बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन वलय में कौन कौन सी होती है, तो हमने आपको बताया है बेंजीन वलय में नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजनीकरण, ये सभी अभिक्रियाएं बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा, एक उदाहरण होगा हैलोजनीकरण, बेंजीन वलय का हैलोजनीकरण। दूसरा उदाहरण होगा बेंजीन वलय का नाइट्रीकरण। तीसरा उदाहरण होगा बेंजीन वलय का सल्फोनीकरण। अगला उदाहरण होगा बेंजीन वलय का नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन अभिक्रिया।
लेकिन बच्चों यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक अम्ल में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे। तो बच्चों हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक कीटोन है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये CO समूह पाया जाता है और एरोमेटिक कीटोन में भी ये CO समूह पाया जाता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में यह CO समूह, एरोमेटिक कीटोन में यह CO समूह मेटा निर्देशक का कार्य करता है। मेटा निर्देशक का कार्य करता है मतलब बेंजीन वलय में जब कोई पहले से ही ग्रुप जुड़ा होता है, बच्चों हमने आपको पढ़ाया है कि बेंजीन वलय में अगर पहले से ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन वलय में अगर C डबल बॉन्ड O समूह जुड़ा हुआ है तो यह CO समूह किसका काम करेगा, यह CO समूह मेटा निर्देशक का कार्य करेगा। मेटा निर्देशक का कार्य करेगा। कैसे मालूम, तो यह इसके अनुनाद संरचना से स्पष्ट होता है। तो बेंजीन वलय में चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे एरोमेटिक कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O तो होगा ही, एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी। तो इसमें अनुनाद संरचना कैसी होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और इस आंशिक धनावेश तो ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इधर रिंग में से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो रिंग में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेगा तो यहाँ इस कार्बन पर ऋणावेश, इस कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आगे इसकी अनुनाद संरचना कैसी होगी बच्चों, हमने आपको पीछे अनुनाद संरचना पढ़ाया है, फिर भी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा। और कार्बन पर हमारे पास क्या होगा, कार्बन पर ये हमारे पास धनावेश आ जाएगा और इस कार्बन पर ऋणावेश आ जाएगा। तो बेंजीन वलय पर ऋणावेश और इस कार्बन पर धनावेश दोनों आपस में मिलकर के युग्म बंध बना लेंगे और हमारे पास इस कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और ये बंध हमारा ये बंध पहले से रहेगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक कीटोन हो, जब अनुनाद करेगा तो ऐसी संरचना हमें प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसी संरचना प्राप्त हो जाएगी तो धनावेश कहाँ उत्पन्न हुआ, आर्थो स्थान पर उत्पन्न हुआ। इसके आगे अगर अनुनाद होगा तो हमारे पास कैसा अनुनाद संरचना प्राप्त होगा, तो इसके आगे हमारे अनुनाद संरचना प्राप्त होगा, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऋणावेश होगा और ये दोनों संयोजकताएं तो रहेंगे ही रहेंगी एल्डिहाइड और कीटोन में। अब ये बंध ऐसे टूट जाएगा, तो माने ये धन है तो यहाँ ऋण बनेगा, यहाँ धन है यहाँ ऋण बनेगा, तो ये बंध हमारा इस तरीके से टूटेगा। तो ये धन ऋण आपस में बंध बना लेंगे और धन चार्ज हमारे पास यहाँ आ जाएगा। यह स्थान कौन सा है, पैरा स्थान है और पहले से ही बंध ये है, तो इससे ये अनुनाद संरचना मिलेगी। फिर आगे अनुनाद संरचना कैसी होगी, तो आगे अनुनाद संरचना होगी हमारा जो ये बंध है पहले वाला, ये ऐसे टूट जाएगा तो इस कार्बन पर ऋण बनेगा, इस कार्बन पर धन है। तो हमारे पास अनुनाद संरचना में अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, अनुनाद संरचना में अगला स्ट्रक्चर होगा यहाँ कार्बन कार्बन युग्म बंध और ये हमारा बंध पहले से रहेगा ही रहेगा और यहाँ ऑक्सीजन पर ऋणावेश रहेगा और ये बंध हमारा यहाँ बन जाएगा और यहाँ धन और ऋण के कारण ये बंध यहाँ बन जाएगा और धनावेश कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब धनावेश कहाँ आ गया, आर्थो स्थान पर आ गया बच्चों। और फिर आर्थो स्थान पर जब धनावेश आया तो ये कार्बन कार्बन युग्म बंध है, ये बंध अगर ऐसे टूट जाए यहाँ ऋण आ जाए तो हमारे पास कैसी स्थिति हो जाएगी, पहले जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार चाहे एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे एरोमेटिक कीटोन हो, बच्चों उनमें अनुनाद संरचना पाई जाएगी। तो अनुनाद संरचना पाए जाने के कारण चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड और कीटोन में अनुनाद संरचना पाए जाने के कारण, तो अनुनाद संरचना पाए जाने के कारण हमारे पास रिंग में क्या घूमता है, रिंग में हमारा धनावेश घूमता है। कहाँ, आर्थो पर धनावेश, पैरा पर धनावेश, फिर आर्थो पर धनावेश उत्पन्न होता है। अर्थात पूरे रिंग में धनावेश घूमता है। कहाँ कहाँ स्थिर होता है, आर्थो पर धनावेश, पैरा पर धनावेश, मेटा पर धनावेश आता है। आर्थो पर धनावेश और पैरा पर धनावेश आता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें ही समूह अगर ई धनायन आएगा आक्रमण करने के लिए, बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर ई धनायन आएगा यहाँ आक्रमण करने के लिए बेंजीन वलय पर, तो क्या आर्थो पैरा पर आक्रमण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि धन धन से थोड़ी जुड़ेगा, धन तो ऋण के पास जाएगा
तो ऋणावेश कहाँ उत्पन्न है? ऋणावेश तो हमारा कहाँ है? मेटा स्थान पर है। ऋणावेश कहाँ है हमारे पास? मेटा स्थान पर है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहाँ आकर के जुड़ेगा? मेटा स्थान पर आकर जुड़ेगा। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहाँ आकर के जुड़ेगा? मेटा स्थान पर जुड़ेगा। अर्थात ये समूह क्या है? CO समूह क्या है? ये बेंजीन वलय से जो CO समूह जुड़ा हुआ है, यह बेंजीन वलय से जो CO समूह जुड़ा हुआ है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को मेटा स्थान पर भेज रहा है। इसलिए यह एरोमेटिक एल्डिहाइड में अर्थात एरोमेटिक कीटोन में जो यह CO समूह होता है, वह बेंजीन वलय में आने वाले बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही जो आता है जुड़ने के लिए, उसको यह CO समूह मेटा स्थान पर भेज देता है। इसलिए यह CO समूह मेटा निर्देशक का कार्य करता है। तो आगे हमारे पास जब भी कोई उत्पाद बनेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड में या एरोमेटिक कीटोन में, जब भी कोई उत्पाद बनेगा तो मेटा स्थान कहाँ है? मेटा स्थान पर आएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़ करके ऐसा उत्पाद हमारा बनाएगा। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आएगा तो जो है बेंजल्डिहाइड में या एसिटोफिनोन में अर्थात एरोमेटिक एल्डिहाइड में, एरोमेटिक कीटोन में इस तरीके से उत्पाद का निर्माण होगा। मेटा स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़कर उत्पाद का निर्माण करेगा, जो इसके अनुनाद संरचना से स्पष्ट होता है। तो मैंने आपको अनुनाद संरचना पहले बता दिया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा स्थान पर ज्यादा मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आकर मेटा स्थान पर जुड़ता है। इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड में, एरोमेटिक कीटोन में जो CO समूह उपस्थित होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में, एरोमेटिक कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है, वह मेटा निर्देशक का कार्य करता है। ये बात मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों जब हमारा हैलोजनीकरण होगा, ध्यान से सुनिए, जब हमारा हैलोजनीकरण होगा तो क्लोरीन परमाणु कहाँ आकर के जुड़ेगा? मेटा स्थान पर जुड़ेगा। मेटाक्लोरो एल्डिहाइड, मेटाक्लोरो एरोमेटिक एल्डिहाइड या मेटाक्लोरो एरोमेटिक कीटोन बनाएगा हैलोजनीकरण के अंतर्गत। और यदि हम सल्फोनीकरण करें तो सल्फोनिक समूह SO3H समूह, तो SO3H समूह कहाँ आकर के जुड़ेगा? तो SO3H समूह मेटा स्थान पर आकर के जुड़ेगा। तो मेटा स्थान पर हो जाएगा तो CHO समूह से सल्फोनिक का समूह क्या है? बड़ा है। SO3H समूह बड़ा है तो एल्डो समूह हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? मेटा एल्डो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होगा। या कीटोन समूह है, तो कीटोन समूह है तो उसमें भी क्या होगा? मेटा कीटो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का उत्पाद बनाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर नाइट्रीकरण कर दिया जाए तो NO2 समूह आएगा, मेटा स्थान पर जुड़ेगा। तो NO2 समूह मेटा स्थान पर जुड़ेगा तो क्या उत्पाद बनेगा? मेटा नाइट्रो एरोमेटिक एल्डिहाइड या मेटा नाइट्रो एरोमेटिक कीटोन का उत्पाद का निर्माण करेगा। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे इस बात को कि जो है जब हम यहाँ पर, यही बात मैंने यहाँ लिखा है जो मैंने आपको समझा दिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। इसमें उपस्थित समूह मेटा निर्देशक का कार्य करता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह मेटा स्थान पर प्रतिस्थापित होकर उत्पाद का निर्माण करता है। और ये कैसे होता है उसकी पूरी क्रियाविधि मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ मैंने उदाहरण ले रखा है हैलोजनीकरण का, सल्फोनीकरण का। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए बच्चों कि इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड में या बेंजोइक या जो है एसिटोफिनोन में, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड में या एरोमेटिक कीटोन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि जो हमारा CO समूह है, ये C डबल बॉन्ड O समूह है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। तो C डबल बॉन्ड O समूह सक्रिय होने के कारण इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की अभिक्रिया नहीं होती है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में, एरोमेटिक कीटोन में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में और एरोमेटिक कीटोन में जो कार्बन समूह है C डबल बॉन्ड O समूह है, यह C डबल बॉन्ड O समूह बहुत ही ज्यादा सक्रिय होता है। तो इसकी सक्रियता ज्यादा होने के कारण इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड में, एरोमेटिक कीटोन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन की अभिक्रिया नहीं होती है।
तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ हैलोजनीकरण लिखा। अब देखिए अब इसमें अभिक्रिया हम बारी बारी से सब लिखते जाएंगे और क्रिया विधि हम यहाँ नहीं लिखेंगे। क्रिया विधि मैंने आपको हैलोजनीकरण का क्रिया विधि, सल्फोनीकरण का क्रिया विधि, नाइट्रीकरण का क्रिया विधि, सारी क्रिया विधि मैंने आपको बेंजीन में भी पढ़ाया था, फिर क्लोरोबेंजीन में भी पढ़ाया था, फिर फिनॉल में भी पढ़ाया था। तब यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ आप अपने से खुद से आप दोहराइएगा। यहाँ सिर्फ मैं एक अवक्रिया लिख दे रहा हूँ, उसको समझा दे रहा हूँ। तो अगर हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड में मैंने उदाहरण ले लिया बेंजल डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या निर्जल फेरिक्लोराइड के उपस्थिति में बेंजल डिहाइड की क्रिया क्लोरीन अणु Cl2 अणु से कराएंगे तो क्या उत्पाद बनेगा। अब क्लोरीन अणु कहाँ प्रतिस्थापित होगा, मेटा स्थान पर प्रतिस्थापित होगा, तो क्या उत्पाद बनाएगा, मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड बनाएगा और HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हैलोजनी बेंजल डिहाइड का हैलोजनीकरण करेंगे तो मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास एरोमेटिक कीटोन है। तो एरोमेटिक कीटोन में जैसे हमारे पास एरोमेटिक कीटोन में हमारे पास एसीटोफिनोन है, तो एरोमेटिक कीटोन में एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन में अगर हम क्लोरीन अणु से अभिक्रिया कराएंगे तो मेटा क्लोरो एसीटोफिनोन प्राप्त होगा। अगर ब्रोमीन अणु से कराएंगे तो मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन प्राप्त होगा। तो यहाँ मैंने ब्रोमो वाला लिखा है, तो एसीटोफिनोन की क्रिया ब्रोमीन अणु से कराएंगे निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या फेरिक्लोराइड निर्जल फेरिक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसीटोफिनोन की क्रिया ब्रोमीन अणु से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ब्रोमीन अणु आकर के मेटा स्थान पर प्रतिस्थापित होगा क्रिया विधि के नियमानुसार, तो उत्पाद बनेगा मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन और HBr हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए यहाँ मैंने नोट पॉइंट दे रखा है। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति में बेंजीन वलय की सक्रियता कम हो जाती है, बेंजीन वलय की सक्रियता कम हो जाती है, अतः हैलोजिनेशन में बेंजीन वलय पर कठिन हो जाता है तथा पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण तीव्र होता है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे पास देखिए हमने यहाँ आपको सिखाया, देखिए इसमें मैंने अनुनाद में आपको सिखाया था ना, तो अनुनाद में क्या सिखाया था कि एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ये CO समूह, यह CO समूह जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो अपनी ओर खींचेगा तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम कर देगा। तो बेंजीन के रिंग से जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा तो ई धनायन की क्रियाशीलता, ई धनायन का आक्रमण करने की दर क्या होगी, घट जाएगी। ई धनायन की आक्रमण करने की दर घट जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन के रिंग में जितना अधिक रहेगा तो उतना आसानी से ई धनायन आक्रमण करेगा। और बेंजीन के रिंग में जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहेगी तो ई धनायन का आक्रमण करने का दर भी घट जाएगा। तो यही कहना है बच्चों कि हमारे पास ये जो CO समूह है बेंजल डिहाइड में या कीटोन में, एरोमेटिक कीटोन में या एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो ये CO समूह है इसकी सक्रियता ज्यादा है। सक्रियता ज्यादा होने के कारण बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम कर देता है, जिसके कारण एरोमेटिक एल्डिहाइड में या एरोमेटिक कीटोन में हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कठिनाई से होती है, जबकि एलिफैटिक एल्डिहाइड में एलिफैटिक कीटोन में हैलोजनीकरण की क्रिया आसानी से होती है। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड में एलिफैटिक कीटोन में हैलोजनीकरण की क्रिया आसानी से होती है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मौजूद रहती है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में या एरोमेटिक कीटोन में हैलोजनीकरण की क्रिया कठिनाई से होती है। क्यों कठिनाई से होती है, क्योंकि ये CO समूह सक्रिय होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिंग में से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण क्रियाशीलता घट जाती है। तो यही हमारा कहना है कि एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में और एरोमेटिक कीटोन में हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कठिनाई से होती है, जबकि एलिफैटिक एल्डिहाइड में एलिफैटिक कीटोन में हैलोजनीकरण की क्रिया आसानी से होती है। वही नोट पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या किया है, लिख दिया है, जिसको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट करके लिख भी लीजिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा नोट पॉइंट है, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की अनुपस्थिति में निम्न ताप पर बेंजल डिहाइड क्लोरीन अणु से अभिक्रिया करके बेंजल क्लोराइड बनाता है। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास टेम्परेचर को घटा दें, टेम्परेचर को कम कर दें और निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक न लगाएं,
तो निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक नहीं लगाएंगे और टेम्परेचर को घटा देंगे तो जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड या क्लोरीन अणु से अवक्रिया करके बेंजल क्लोराइड C6H5COCl बना लेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। मतलब बेंजल्डिहाइड में जो यह H है इस H को प्रतिस्थापित करके बेंजोइल क्लोराइड का निर्माण कर देता है और ये हैलोजनीकरण की अवक्रिया संपन्न होने नहीं देता। लेकिन ऐसी स्थिति कब आती है? जब टेम्परेचर को कम कर देते हैं और निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक को हटा देंगे। तो निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में निम्न ताप पर बेंजल्डिहाइड क्लोरीन अणु से अवक्रिया करके बेंजोइल क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। यह नोट नंबर मैंने अगले पॉइंट में लिख दिया है। अगला नोट पॉइंट हमारा दूसरा है कि ठंडे में ईथर की उपस्थिति में एसीटोफिनोन ब्रोमीन अणु से अवक्रिया करके ब्रोमो एसीटोफिनोन बनाता है। अब ठंडे में ईथर की उपस्थिति में एसीटोफिनोन की क्रिया ब्रोमीन अणु से कराते हैं तो ब्रोमो एसीटोफिनोन बन जाता है। मतलब यह ब्रोमीन अणु बेंजीन नाभिक में नहीं प्रतिस्थापित होता। ब्रोमीन अणु किसमें? बेंजीन नाभिक में प्रतिस्थापित नहीं होता, बल्कि एसीटोफिनोन में जो हमारे पास एल्किल समूह है CH3 समूह है उसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ब्रोमो एसीटोफिनोन बना देता है। लेकिन यदि यही क्रिया हम उच्च ताप पर निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर एसीटोफिनोन की क्रिया ब्रोमीन अणु से कराएंगे तो उत्पाद हमारे पास क्या बनेगा? तब ब्रोमीन अणु बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापित होगा और मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर अगर हम उत्प्रेरक को हटा देंगे और अवक्रिया को ठंडे में कराएंगे तो हमारा ब्रोमीन अणु एल्किल समूह में प्रतिस्थापित होकर के ब्रोमो एसीटोफिनोन का निर्माण कर लेता है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ये मैंने नोट पॉइंट में 2 नंबर बता दिया। तो कंडीशन को ध्यान रखिएगा। यदि हमारे पास एसीटोफिनोन की क्रिया ब्रोमीन अणु से कराई जा रही है उच्च ताप पर और निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या जो है निर्जल फेरिक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर एसीटोफिनोन की क्रिया ब्रोमीन अणु से कराई जा रही है तब तो मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन उत्पाद बनेगा। लेकिन अगर कंडीशन को बदल दिया गया, यदि एसीटोफिनोन की क्रिया ठंडे में और ईथर की उपस्थिति में, मतलब निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को हटा दिया गया और ठंडे में ईथर का प्रयोग किया गया, तो ठंडे में ईथर के कंडीशन में एसीटोफिनोन ब्रोमीन अणु से अवक्रिया करके ब्रोमो एसीटोफिनोन का उत्पाद बनाता है। इस बात को अच्छे तरीके से माइंड में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, जो मैंने आपको नोट पॉइंट नंबर 2 में समझा दिया और उसकी अवक्रिया भी यहाँ पर लिख दिया है। तो ये तो हुआ हमारा हैलोजनीकरण अवक्रिया। अब अगला हम लेते हैं कौन सा? नाइट्रीकरण अवक्रिया। तो नाइट्रीकरण अवक्रिया में क्या कहेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दें तो हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो एरोमेटिक एल्डिहाइड या मेटा नाइट्रो एरोमेटिक कीटोन उत्पाद बनेगा। और इस प्रकार के अवक्रिया को एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाइट्रीकरण या एरोमेटिक कीटोन का नाइट्रीकरण अवक्रिया कहते हैं। ये तो मैंने साथों साथ दोनों पढ़ा दिया। अब अलग अलग से देखा जाए तो अलग अलग से क्या देखा जाए, तो जैसे हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड का अगर हम नाइट्रीकरण अवक्रिया करा रहे हैं तो इसके लिए इंट्रोडक्शन क्या बनेगा? इसके लिए इंट्रोडक्शन बनेगा बच्चों बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण। आपका हेडिंग आ जाए बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? उसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमें मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त होता है। मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण अवक्रिया कहते हैं। समझ में बात आया? तो अगर हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो 50% मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड उत्पाद बनेगा और जल उत्पाद बाहर निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया और ये अवक्रिया लिख दिया। शार्ट स्किन करके अवक्रिया को लिख लीजिएगा। अब आगे अगर हम नोट पॉइंट दे रहे हैं कि अगर हमारे पास सांद्र HNO3 प्रबल आक्सीकारक के कारण
अगर हमारे पास सांद्र HN, क्योंकि हम ये भी जानते हैं ना कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक का कार्य करता है, तो अगर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हम जानते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसीलिए जब हम यह अभिक्रिया कराते हैं तो 50% मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और 50% बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, अर्थात उत्पाद 50-50 हो जाएगा। तो जब हम बेंजल्डिहाइड का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण करेंगे तो हमारे पास नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक होने के कारण बेंजल्डिहाइड के 50% को बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा और 50% मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड का निर्माण कर देगा, अर्थात बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण करेंगे तो ऐसे उत्पाद हमें प्राप्त होगा। 50% मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और 50% बेंजोइक एसिड का निर्माण कर देगा। ये बात है बच्चों। अगर हम जो है एसीटोफिनोन की क्रिया कराएं तो एसीटोफिनोन की क्रिया अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एसीटोफिनोन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन प्राप्त होगा। इसे एसीटोफिनोन का नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर बच्चों आएगा, अगर एसीटोफिनोन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया लिखिए तो क्या लिखेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एसीटोफिनोन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से जब कराते हैं तो मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन उत्पाद बनता है। इसे हम एसीटोफिनोन का नाइट्रीकरण कहते हैं। तो यह हमारा एरोमेटिक कीटोन का नाइट्रीकरण हुआ। ठीक है, अब अगला हम हेडिंग लेते हैं सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वही बात, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमारे पास मेटाफार्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। और यदि हम जो है कीटोन से कराएं तो हमें जो है मेटा एसिटल बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड लें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड का सल्फोनीकरण लिखें तो हम लिख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर मेटाफार्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो मेटाफार्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा और जल हमारा बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यदि हम एरोमेटिक कीटोन में एसीटोफिनोन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं तो एसीटोफिनोन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर मेटा एसिटल बेंजीन सल्फोनिक एसिड उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कीटोन अर्थात एसीटोफिनोन की सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हुआ हमारा जो है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। और एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें CO समूह बहुत सक्रिय होता है और सक्रिय होने के कारण इसमें बेंजल्डिहाइड का एल्काइलेशन या एरोमेटिक कीटोन में एसीटोफिनोन का एल्काइलेशन या एसाइलेशन अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है। इसको पहले भी मैंने बताया था, फिर से बता दिया। तो बच्चों ये हमारा पूरा हुआ एरोमेटिक एल्डिहाइड बी पार्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन में बेंजीन वलय के अंतर्गत प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बेंजीन वलय के अंतर्गत प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी होती है? हैलोजनीकरण होता है, नाइट्रीकरण होता है, सल्फोनीकरण होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन होता है। कुल 4 प्रकार का उदाहरण है। तो इन चारों उदाहरण में एरोमेटिक एल्डिहाइड में अर्थात बेंजल्डिहाइड का हैलोजनीकरण, बेंजल्डिहाइड का सल्फोनीकरण, बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण तो होगा, बेंजल्डिहाइड का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन नहीं होगा। इसी प्रकार एरोमेटिक कीटोन में एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन का हैलोजनीकरण, एसीटोफिनोन का सल्फोनीकरण, एसीटोफिनोन का नाइट्रीकरण तो होगा, लेकिन एसीटोफिनोन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बारी बारी से समझा दिया है। तो ये हमारा हुआ बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और हमने इसके पहले ए पार्ट में आपको पढ़ाया था एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन में एल्किल समूह पाया जाता है, इसलिए एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा एलिफैटिक कीटोन में हैलोजनीकरण की अभिक्रिया।
तो मैंने ए और बी पार्ट में आपको पढ़ा दिया कौन सी अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक गुण भाग 5 को मैंने आपको समझा दिया। कौन सा हेडिंग था? एल्किल तथा एरिल में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड में जो एल्किल समूह अथवा एरिल समूह पाए जाते हैं, तो एल्किल समूह अथवा एरिल समूह में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है वो मैंने आपको बारी बारी से समझा दिया। एल्किल समूह और एरिल समूह फॉर्मल्डिहाइड में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सभी अभिक्रियाएं जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाए हैं वो अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होगी, अन्य किसी एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड में होगा। ठीक है। और इसी तरीके से बेंजल्डिहाइड या अन्य किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड में होगा। और कीटोन में एलिफेटिक कीटोन में एसिटोफिनोन, एसीटोन या प्रोपेनोन या ब्यूटेनोन इन सब में होगा, और एरोमेटिक कीटोन एसिटोफिनोन में होगा। तो ये मैंने आपको बारी बारी से समझा दिया बच्चों। इसको आप शार्ट स्क्रीन करके इसको लिख भी लेंगे, है ना, लिख भी लीजिएगा, और इसको ध्यान से बार बार जब सुनेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अभिक्रियाओं को मैं ये दिखा दे रहा हूं, इसको आप शार्ट स्क्रीन करेंगे तो आप लिखते जाएंगे, इसको लिख भी लेंगे, अभिक्रियाओं को लिख लेंगे। और जो मैंने आपको वीडियो में बोल बोल कर सुनाया है इसको आप क्या करेंगे, इसको बारी बारी से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। तो जब बार बार चीज सुनेंगे तो आपको इसको क्या होगा, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बार बार सुनिए और शार्ट स्क्रीन करके इसको लिख भी लीजिए, और जितनी बार इसको सुनेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा एरोमेटिक, ये हमारा हुआ एल्डिहाइड तथा कीटोन का रासायनिक गुण भाग 5। अब एल्डिहाइड तथा कीटोन का रासायनिक गुण नंबर 6, एल्डिहाइड तथा कीटोन का रासायनिक गुण भाग 6, क्षार के साथ अभिक्रिया। तो क्षार के साथ अभिक्रिया इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।